सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज जो क्लास है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बंद करिए बच्चे। क्या हाल चाल है सर जी? हाँ जी, क्या कह क्या रहे हाल हैं? चाल है? हाल बेहतर है। आप कौन बोल रहे हैं? बस समझ लो। नमस्कार सर। नमस्ते। बंद नमस्कार करिए सर। स्पीकर फटाफट। संतोष कुमार, स्पीकर जल्दी बंद करिए फटाफट। और चलिए स्पीकर बंद करिए, मतलब मैं इधर से ब्लॉक कर दूंगा उठा के। आज जो क्लास लेने जा रहा हूं वो क्लास थोड़ी सी हट करके है, और पहले मैंने ऑनलाइन में नहीं लिया था उसको, क्योंकि समय उस वक्त नहीं था मेरे पास। और अभी क्या है कि थोड़ा से समय है, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोग को आज थोड़ा अलग हट करके पढ़ा दें। अलग हट के जैसे अभ्रंश शैली मैंने पढ़ाया आपको, अभ्रंश शैली और मुगल शैली। क्योंकि अभ्रंश शैली के बाद जो क्लास लेते हैं वो आ जाती है मुगल शैली, है ना। तो आपको अभ्रंश और मुगल शैली के बीच में एक नई शैली, एक और मतलब पुरानी है वो, एक शैली और थी। उस शैली का नाम है दक्कन शैली। अब क्योंकि दक्कन शैली पर कभी टीजीटी पर क्वेश्चन नहीं आया है, ये तो तय है कि टीजीटी पे अभी तक की दक्कन शैली पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन पीजीटी पे क्वेश्चन आया है, एलटी पर आया है क्वेश्चन। और क्योंकि इसमें बहुत सारे एलटी वाले भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सोचा कि आप लोग को जो है आज दक्कन शैली पढ़ा देते हैं। दक्कन शैली लगभग मान चलिए 2 लेक्चर होंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आज हम लोग पहले दक्कन देखते हैं, इसके बाद समय मिलता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिलहाल अभी हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले दक्कन शैली। तो 2 लेक्चर इसमें कम से कम जाएंगे आपके। तो शुरुआत करते हैं दक्कन शैली। थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ठीक, दक्कन। दक्कन शैली क्लियर है? कट तो नहीं रहा है? ठीक, दक्कन शैली की बात करते हैं। दक्कन क्या है, ध्यान दीजिए। दक्कन क्या है? दक्कन वास्तव में ये एक उर्दू शब्द का है, और दक्कन को हम कहते हैं दक्षिण। दक्कन बोले तो दक्षिण, और शैली यानी इसको हम दक्कन शैली या दक्षिण शैली कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम दक्कन शैली या दक्षिण शैली के नाम से जानते हैं। तो कहीं कहीं अगर मान लो हम दक्कन की जगह पर दक्षिण ले रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो दक्कन शैली या दक्षिण शैली के नाम जानी जाती है। इस शैली का उदय जो हुआ है वो बहमनी साम्राज्य में हुआ है। किसमें हुआ है? बहमनी साम्राज्य में इसका उदय हुआ है। इसका उदय जो हुआ है वो बहमनी साम्राज्य में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इसका दक्कन शैली का उदय बहमनी साम्राज्य में हुआ है। और इस शैली का जो समय मानते हैं, लाइट चली गई है तो मैं सोचता आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो इस शैली का जो उदय है, दक्कन शैली का जो शताब्दी के रूप में देखेंगे, तो इस शैली का उदय 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी, कितना इसका समय है आप बताएंगे कि इसका समय 14वीं से 16वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ है। तो जिसको हम दक्कन शैली के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग दक्कन शैली के बारे में जाने। दक्कन शैली की उदय जो हुआ है, अभी मैंने आपको बताया कि बहमनी साम्राज्य में उदय हुआ है। मैं लिख देता हूं कि कौन सा साम्राज्य? दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य में उदय हुआ है। और बहमनी साम्राज्य जो है वो एक मुस्लिम राज्य था, यानी राज्य मतलब मुस्लिम साम्राज्य था।
ये साम्राज्य का उदय होने का कारण यह है कि इससे पहले एक राज्य और उदय हो चुका था। उस राज्य का नाम था, साम्राज्य का नाम था विजयनगर, जो एक हिंदू राज्य था। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य से पहले मैं आपको बताता हूं कि विजयनगर विजयनगर साम्राज्य यानी राज्य, ये एक हिंदू राज्य था, वो एक मुस्लिम राज्य है। और दोनों का उदय, एक बात ध्यान दें, दोनों का उदय जो हुआ है वो कहां हुआ है? तो दोनों का उदय हुआ था दक्षिण में। तो पहले इसको देख लेते हैं। इस राज्य का उदय 1336 में हुआ था। 1336 में विजयनगर साम्राज्य का उदय 1336 में हुआ। और इस राज्य के जो संस्थापक थे, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों लोगों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था। बहमनी राज्य की बात करता हूं, तो बहमनी राज्य एक मुस्लिम राज्य है और इस राज्य का उदय 1347 में। किसका स्पीकर ऑन है? स्पीकर बंद करिए फटाफट पहले। श्री कृष्णा, स्पीकर अपनी बंद करिए। अब न मंगाए थी खबर नहीं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बहमनी साम्राज्य के। हो गए भाई, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, बात ये है। इसका स्पीकर भी बंद हो रहा है। हाँ, तो बहमनी साम्राज्य की बात कर रहा हूं। मुस्लिम राज था 1347 ईस्वी में। इस राज्य का उदय हुआ, वो भी दक्षिण भारत में हुआ। और इसके जो संस्थापक थे, उस संस्थापक का नाम था, ठीक है, इस संस्थापक का नाम था, उस संस्थापक का नाम था बहमनी, अहमद शाह बहमनी। क्या नाम था उसका? अहमद शाह बहमनी। अहमद शाह बहमनी इसका नाम था। दोनों राज्यों के बीच की जो सीमा रेखा थी, इन दोनों राज्यों के बीच की सीमा रेखी थी तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, इन दोनों राज्यों के बीच में जो सीमा रेखा थी, जो सीमा थी, वो थी तुंगभद्रा नदी। और दोनों जो है तुंगभद्रा नदी के लेकर के आपस में युद्ध किया करते थे। ये आपस में युद्ध एक दूसरे से लड़ा करते थे। एक कारण ये कि तुंगभद्रा नदी पर अपने को कब्जा करना एक कारण, दूसरा कारण ये कि एक हिंदू राष्ट्र था, एक मुस्लिम राष्ट्र था। तो दोनों राष्ट्र के बीच में आपस में झगड़े युद्ध हुआ करते थे। और इसका कारण मैंने अभी आपको बताया कि वो है आपका बहमनी राज्य। ठीक है, अब बात करते हैं इस बहमनी राज्य का जो शासक था, जिसका मैंने बताया कि अहमद शाह बहमनी। इसके समय चित्रकारी शुरू हो गई थी। क्योंकि इसके मकबरे पर चित्रकारी देखने को मिलती है, जिस पर ईरानी शैली का प्रभाव था। तो आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले ईरानी शैली का प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है? तो आप कह सकते हो कि हमें
जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो दक्कन में, लेकिन सबसे पहले हमें अजंता शैली में ईरानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि मध्यकाल में दक्षिण भारत में ईरानी कला शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलने लगता है। लेकिन यहां तक तो सब कुछ ठीक था। बाद में दोनों के बीच में यानी विजयनगर और इसका मतलब युद्ध, गुणा मतलब युद्ध, विजयनगर और बहमनी राज्य, इन दोनों के बीच में युद्ध होने से पहले बहमनी राज्य 1512 ईस्वी में विघटित हो गया था। राज 1512 में कौन कौन से बहमनी राज में वंश उदय हुए? नंबर 1 बरार, नंबर 2 बीदर, नंबर 3 बीजापुर, नंबर 4 गोलकुंडा, नंबर 5 अहमदनगर। ये 5 राज जो है बहमनी राज, यानी ये इस राज से ये तीनों नए राज के रूप में, राजवंश के रूप में विघटित हुए। तो बीदर मैंने लिखा है, तो बीदर में बरीद शाही वंश, यहां पर कौन सा वंश? बरीद शाही वंश। कौन सा वंश उदय हुआ? बरीद शाही। बरार में जो वंश उदय हुआ वो बीदर में बरीद शाही, बरार में इमाद शाही। बरार में इमाद शाही वंश उदय हुआ। बीजापुर में जो उदय हुआ उसका नाम था आदिल शाही वंश। ध्यान रखिएगा, आदिल शाही वंश। और गोलकुंडा में जो हुआ वो कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश। और अहमदनगर में जो वंश उदय हुआ वो निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश। ये सब किससे उदय हुए? ये सारे जो उदय हुए हैं, ये सारे वंश, यानी जो सारे जो ये वंश उदय हुए हैं वो सभी बहमनी राज से उदय हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। अब क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि बरीद में या बरार में कौन सा वंश था? तो इमाद शाही वंश। बीदर में कौन सा वंश? बरीद शाही। बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, अहमदनगर में निजाम शाही। तो ये वंश उदय हुए जिनको मैंने अभी आपको बताया है। और इस वंश जो उदय हुए थे, ये वंश जो उदय हुए थे आपस में एक दूसरे के साथ सम्मिलित नहीं थे। लेकिन जब विजयनगर का और बहमनी राज के ये राज्य आपस में मिल करके विजयनगर से युद्ध किए थे, उनमें से 4 लोग थे और एक नहीं था। समझ रहे? तो 1565 में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है राशि तांगड़ी युद्ध, जिसको हम कहते हैं कौन सा? 1565 में विजयनगर का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको हम? तालीकोटा का युद्ध। कट नहीं रहा है? तालीकोटा का युद्ध, या इसी कहते हैं हम लोग राक्षसी तांगड़ी, राशि तांगड़ी युद्ध।
इसी युद्ध को राष्ट्रीय तांगड़ी युद्ध, इसी युद्ध को तालीकोटा युद्ध के नाम से जानते हैं। इनमें विजयनगर अकेला था, विजयनगर अकेला था, और इनके बीच में 4 राज्य थे साथ में। इनमें 4 राज्य थे, अकेला विजयनगर और बाकी 4 राज्य। 4 मतलब बहमनी से टूट करके बने थे। तो इनमें एक कौन नहीं था? तो एक जो नहीं था उसमें बरार नहीं था। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन शामिल नहीं था? बरार शामिल नहीं था। बरार इसमें शामिल नहीं था, बरार शामिल नहीं था। बाकी 4 मिलकर के विजयनगर से युद्ध करे और विजयनगर जो है इस युद्ध में पराजित हो गया था। और मुस्लिम इन राज्यों का आपस में माना कि अलग अलग थे, लेकिन इनका विस्तार हो गया और इन्हीं लोगों ने एक नई शैली दक्षिण भारत में शुरू की, जिसकी शुरुआत मैंने बताया अभी कि बहमनी राज्य में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में इन लोगों ने विस्तार किया। किन किन लोगों ने? इनमें से 3 राज्य थे जो आपस में विस्तार किए थे। थोड़ा सा नया है, आप लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन क्योंकि कभी क्वेश्चन आ सकता है इस पे। तो ये कौन कौन थे? ध्यान दीजिए, इनमें से ध्यान दीजिएगा, इनमें से एक बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये 3 बचेंगे, 2 मिल जाएंगे। तो जो बरार था ये शामिल हो गया अहमदनगर में। बरार किसमें शामिल हो गया? बरार शामिल हो गया अहमदनगर में, ठीक है। और बीदर शामिल हो गया गुजरात, तो बीदर शामिल होगा बीजापुर में। तो अब बचे केवल 3। एक बचा आपका बीजापुर, एक बचा आपका गोलकुंडा, तीसरा बचा आपका अहमदनगर। अब क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण भारत में या दक्कन में कौन सी शैलियां उदय हुई? तो आप कहोगे बीजापुर शैली, यानी कौन सी, कहां उदय हुई? तो कहेंगे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। 3 स्थानों पर दक्कन शैली उदय हुई थी। केवल 3 ही लगाइएगा, इसके अलावा 5 मत लगाइएगा, 4 मत लगाइएगा। कहां से उदय हुआ? अगर अकेला पूछेगा तो बहमनी, और बहमनी नहीं तो बाकी ये 3 नाम में से कोई एक नाम भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका मूल थीम क्या है। आइए आगे हम लोग समझ लें कि दक्कन शैली का उदय कहां हुआ था। तो इनमें से कोई भी नाम हो सकता है या बहमनी नाम हो सकता है, आप लगा सकते हो। लेकिन इनके बारे में बताने से पहले हम लोग दक्कन शैली की विशेषताएं देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? दक्कन शैली की विशेषताएं। दक्कन शैली की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखेंगे आप लोग। दक्कन शैली के चित्रों में मयूर के चित्र अधिक बनाए जाते थे। क्या लिखा मैंने कहा दक्कन शैली में मोर के चित्र यानी मयूर के चित्र अधिक बनाए जाते थे। नेक्स्ट 2, दक्कन, आप पूरी बात लिखिएगा। दक्कन शैली के चित्रों में हाशिए बोलो तो सीमा रेखा, आप जानते हो। हाशिए सुनहरे रंग के बनाए जाते थे, सुनहरे रंग के बनाए जाते थे। तो आपको क्या लिखना है? हाशिए सुनहरे रंग के बनाए जाते थे। दक्कन शैली में आकृतियां
नीले रंग में, कैसे है, आकृतियां नीले रंग में पीली पृष्ठभूमि पर, किस तरह की, पीली पीली पृष्ठभूमि पर बनाए जाते थे। क्या लिखा मैंने लिखा है कि आकृतियां कैसी बनती थी, नीले रंग की बनती थी। अधिकतर किस रंग की, नीले रंग की आकृतियां। कैसी पृष्ठभूमि होती थी, पीली पृष्ठभूमि पर। तो नीले रंग की आकृतियां नीले रंग में पीली पृष्ठभूमि पर बनाई जाती थी। नंबर 4, दक्कन शैली में, आप लिखेंगे दक्कन शैली में मानव आकृतियां लंबी बनाई जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट, दक्कन शैली में स्त्री आकृतियां आभूषण युक्त बनाई जाती थी। कैसी, आभूषण युक्त, जो आभूषण पहले होती थी, जो स्त्री आकृतियां थी। नेक्स्ट, दक्कन शैली में एक चश्म का प्रयोग किया जाता था। एक चश्म का मतलब होता है जिसमें एक कान दिखाई दे, यानी ऐसे एक चश्म। तो क्या लिखा मैंने, दक्कन शैली में एक चश्म का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, नेक्स्ट 7 नंबर, दक्कन शैली में मीनारे लंबी व सफेद बनाई जाती थी, जिन पर पच्चीकारी की जाती थी। पच्चीकारी मतलब नक्काशी, जिन पर पच्चीकारी की जाती थी, जिनको कहते हैं नक्काशी। ठीक है। नेक्स्ट, दक्कन शैली में आकाश का रंग आकाश को रंग बिरंगा दर्शाया जाता था। क्या लिखा है, रंग बिरंगा रूप में आकाश का रंग दर्शाया जाता था। नेक्स्ट, दक्कन शैली में नारियल ताड़ और चंपा के वृक्ष पृष्ठभूमि पर बनाए जाते थे। कहने का मतलब मेरा यह है, जो धरातल होता था, उस धरातल पर पेड़ का कहीं आकृति बनी होती थी, और कहीं नारियल की पेड़ की, कहीं ताड़ के पेड़ की, कहीं चंपा के पेड़, और उस पर चित्र बनाते थे।
शैली का दक्कन शैली का सबसे प्रमुख चित्र, क्या लिखा मैंने? दक्कन शैली का सबसे प्रमुख चित्र, एक हाथी जलधारा, एक हाथी जलधारा के पास। मैंने क्या लिखा है? एक हाथी जलधारा के पास। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है ये, ठीक है। नेक्स्ट, दक्कन शैली में, ध्यान देना, दक्कन शैली में ईरानी, ध्यान देना, ईरानी, दक्कन शैली में ईरानी, मुगल, पाश्चात्य, और कौन सी है? मुगल, पाश्चात्य, राजस्थानी, शैली का प्रभाव दिखाई देता है। नोट कर लें, दक्कन शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? और दक्कन शैली में ईरानी, मुगल, पाश्चात्य, राजस्थानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। दक्कन शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं उसको नोट कर लें, और फिर हम लोग आइए। दक्कन शैली के प्रमुख चित्रकार, दक्कन शैली के, अगला नंबर डाल लीजिएगा आप लोग, अगला नंबर डाल करके दक्कन शैली के प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। हाशिम, क्या नाम है? मीर हाशिम, मीर हाशिम। दूसरा है आपका हैदर अली, तीसरा आपका है इब्राहिम खान, इब्राहिम खान, और चौथा है मोहम्मद तजाली शाह, मोहम्मद तजाली तजाली शाह। ये चित्रकार हैं आपके जो दक्कन शैली के हैं। अब ये आपकी मुख्य विशेषता होगा, और मुख्य विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मुख्य विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले बीजापुर। बीजापुर में कौन सी इसकी सबसे प्रमुख बीजापुर में है? आइए ध्यान दें। बीजापुर, बीजापुर में दक्कन शैली का उदय हुआ, बीजापुर में दक्कन शैली का उदय हुआ था, ठीक है। इस वंश में, यहां जो बीजापुर में जो वंश उदय हुआ था वो था आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश। क्योंकि इसका संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। इसका था आदिल शाही का जो संस्थापक था उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह। इसका संस्थापक जो था वो था यूसुफ आदिल शाह, इसका संस्थापक था। इसीलिए जो यहां वंश स्थापित हुआ वो कहलाया कौन सा? यूसुफ। वो वंश आदिल शाही वंश के नाम से जाना गया। ये एक कला प्रेमी था, कला प्रेमी था। इसने विदेशों से चित्रकार व साहित्यकार को बुलाया था। किसने बुलाया था?
चित्रकार विदेशों से साहित्यकार और चित्रकार को इसने बुलाया था, यानी आमंत्रित किया था। इसीलिए इसके समय चित्रकला और साहित्य कला का विकास हुआ। क्या कह सकते हैं? इसके समय चित्रकला, इसके समय चित्रकला और साहित्य कला का विकास हुआ। ठीक है, तो ये आपके जो आदिल शाह वंश में यूसुफ आदिल शाह के समय बीजापुर में जो है शैली की शुरुआत होती है और इसका उत्तराधिकारी हुआ इब्राहिम आदिल शाह। इसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तराधिकारी जो हुआ उसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह नया शासक हुआ। ये एक स्वयं चित्रकार था और चित्रकारों को संरक्षण देता था। तो आप लिखेंगे ये चित्रकार था तथा चित्रकारों को संरक्षण देता था। तो ये एक स्वयं चित्रकार था और चित्रकारों को संरक्षण देता था। इसलिए इसे जगत गुरु, कौन सी उपाधि? जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। तो उसका किसने जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की? तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी, क्योंकि ये स्वयं एक चित्रकार था और चित्रकारों को संरक्षण देता था। ठीक है, आदिल शाह स्वयं तो चित्रकार था, लेकिन इसकी पत्नी भी चित्रकार थी। इसकी पत्नी भी एक चित्रकार थी। उसका नाम था चांद सुल्ताना। पत्नी क्या नाम था? चांद सुल्ताना। ध्यान देना, उसकी पत्नी का नाम था चांद सुल्ताना। ठीक है, और इस चांद सुल्ताना ने नुजूम, ध्यान देना, इस चांद सुल्ताना ने नुजूम उल उलूम ये ग्रंथ है। चांद सुल्ताना ने नुजूम उल उलूम, ये क्या है? एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का इस महिला ने चित्रण किया था। जबकि ये पुस्तक यानी ये ग्रंथ लिखा किसके समय गया है? इसको लिखा गया है किसके समय? तो याद रखिएगा, इसको लिखा गया था यूसुफ आदिल शाह के समय। यूसुफ आदिल शाह के समय लिखा गया था, लेकिन चित्रण किसके समय हुआ है? इब्राहिम आदिल शाह के समय है। चित्रण करने वाली महिला कौन थी? उस महिला का नाम था चांद सुल्ताना। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि नुजूम उल उलूम का संबंध किससे है? तो आप कहोगे बीजापुर से। क्वेश्चन आता है कि नुजूम उल उलूम का संबंध किससे है? तो आप कहोगे बीजापुर से है इसका संबंध। ठीक है ना, आप कहोगे इसका संबंध बीजापुर से है। और नुजूम उल उलूम, ध्यान देना, मैंने बताया है नुजूम उल उलूम, इसमें दक्कन शैली और ईरानी शैली, इन दोनों का इसमें प्रभाव दिखाई देता है। यानी दक्कन शैली में बना है तो ये ईरानी शैली दक्कन शैली में मिल करके इस पर चित्रकारी की गई है। और जो ये चित्र है, ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ मूल रूप से किस पर आधारित है? खगोल। किस पर आधारित है? ये मूल रूप से जो है ये आधारित है खगोल विद्या पर।
खगोल विद्या पर आधारित आधारित पुस्तक है। ठीक। और इस पुस्तक में ध्यान देना, इस पुस्तक में लगभग 140 नक्शे हैं। 140 नक्शे यानी मैप, 140 नक्शे हैं। और इस ग्रंथ में लगभग 876 चित्र हैं। कितने हैं? 876 चित्र हैं। तो एक बार ध्यान दे लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि खगोल पर आधारित है, लेकिन नुजूल उल उलूम, ठीक है, नुजूल उल उलूम में मुख्य विषय क्या है? तो कहेंगे ज्योतिष। क्या कहेंगे? ज्योतिष। या और क्या कहेंगे? तंत्र मंत्र। और क्या है? तंत्र मंत्र। तो ध्यान रखना, इसका मूल विषय क्या है? इसका मूल मुख्य विषय जो है ज्योतिष तंत्र मंत्र है। किस पर आधारित है? खगोल पर आधारित है। कितने नक्शे हैं? 140 नक्शे हैं। कितने चित्र हैं? तो कहेंगे 876। कितने चित्र हैं? 876 चित्र इसमें मिलते हैं। किसने चित्रित किया है? तो कहेंगे, मैंने अभी बताया है कि इसको चित्रित किया था चांद सुल्ताना ने। किसके समय की पुस्तक है? कहेंगे यूसुफ आदिल शाह के समय की पुस्तक है। अब बात करते हैं इसके आगे, जो शासक होता है उस शासक का नाम है, बीजापुर का जो अगला जो शासक है उसका नाम है अली आदिल शाह। उस शासक का नाम क्या है? अली आदिल शाह। ध्यान देना, सॉरी, ये मैंने अभी अली आदिल शाह बताया ना मैंने। इसके बाद अगला जो शासक आएगा उसका नाम है इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह अगला शासक होता है जिसका नाम है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड शासक हुआ। इसके समय सभी चित्र अधिक बने हैं। थोड़ा से संशोधन कर लें पीछे। मैंने बताया कि इब्राहिम आदिल शाह एक चित्रकार था, ठीक है, चित्रकारी करता था, चित्रकारों को संरक्षण देता था। वहां के बाद थोड़ा संशोधन करिए कि उसके बाद जो इब्राहिम आदिल शाह प्रथम, थोड़ा सा संशोधन करिए, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम के बाद शासक आया था अली आदिल शाह। अली आदिल शाह की पत्नी थी चांद सुल्ताना। बस थोड़ा सा यहां कर ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे थोड़ा एक शासक छूट रहा था बीच में, वो शासक का नाम है अली आदिल शाह। अभी याद आया मुझे, इसमें नोट्स में नहीं है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इब्राहिम हिस्ट्री से रिलेटेड बात आ गई। इब्राहिम आदिल शाह प्रथम के बाद उत्तराधिकारी अली आदिल शाह की पत्नी का नाम था चांद सुल्ताना। बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड शासक हुआ। इसके बाद जिसके समय सभी चित्र अधिक बने हैं। कौन से? अब बहुत सारे लोग शायद सभी नहीं जानते होंगे। जो व्यक्ति यानी जो स्टूडेंट्स सभी नहीं जानता है तो उसको मैं बताया, तो सभी का मतलब होता है व्यक्ति चित्र। क्या होता है? व्यक्ति चित्र, ठीक है। कितना व्यक्ति चित्र? सभी का मतलब कितना व्यक्ति चित्र, जिसको हम पोर्ट्रेट कह सकते हैं, इतना, ज्यादातर, वैसे पूरा भी कह सकते हैं लेकिन सभी अधिकतर इतना ही बनाते हैं। तो सभी चित्र व्यक्ति चित्र इसके समय बने हैं। सभी चित्र अधिक बने हैं, जैसे कहते हैं उसको व्यक्ति चित्र कह सकते हैं। और ये चित्र अधिकतर कहां सुरक्षित हैं? तो आप कहोगे प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई। क्या है? ये चित्र कहां सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय
मुंबई में सुरक्षित है। ठीक है, सुरक्षित है। लेकिन हो सकता है कि विकल्प में आपको ये नाम ना हो सकता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स ये नाम ना हो, वहां पर लिखा हो शिवाजी संग्रहालय। अगर या कह सकते हैं या इसका नाम पड़ गया है शिवाजी संग्रहालय मुंबई। कब पड़ा नाम? ये पड़ा है 2013 में। 2013 में प्रिंस ऑफ वेल्स का नाम बदल करके इसका नाम पड़ गया है शिवाजी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसके समय इसी कौन शासक? इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। इब्राहिम आदिल शाह के सेकंड के समय दो महत्वपूर्ण चित्र बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। दो महत्वपूर्ण चित्र बनाए थे। एक का नाम है चित्र, दो महत्वपूर्ण इसके समय, एक चित्र का नाम है सघन वन में खड़ी स्त्री। सघन वन में खड़ी स्त्री का चित्र ये, यानी दूसरा चित्र का नाम है हाथियों की लड़ाई। हाथियों की लड़ाई ये दूसरा चित्र है। और बता दें आपको ये दोनों चित्र कहां हैं, तो कहेंगे भारतीय इतिहास संशोधन मंडल पूना। क्या कहेंगे इसको? भारतीय इतिहास संशोधन मंडल पूना। भारत इतिहास संशोधन मंडल पूना में सुरक्षित है। तो ध्यान दीजिए, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के समय व्यक्ति चित्र अधिक बनते थे और इसी के समय के दो प्रमुख चित्रों के नाम भी मैंने आपको बताए हैं। इसके अतिरिक्त इसके समय का एक और इंपॉर्टेंट चित्र है और उस चित्र का नाम है चौगान। चौगान चित्र ये कहां है? तो कहेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बस थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कहां सुरक्षित है? ये चौगान जो चित्र है, ये चौगान चित्र इस शैली में बना है। तो दक्कन में कहां बनाया गया? बीजापुर में। कहां सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स में। ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये चित्र हमारा जो है चौगान जो चित्र है, ये वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो शासक आया है उस शासक का नाम है मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, उस शासक का नाम क्या है? मोहम्मद आदिल शाह। ध्यान देना, बीजापुर का अगला शासक मोहम्मद आदिल शाह। अगला शासक का नाम है मोहम्मद आदिल शाह। इसके समय मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देने लगता है। क्या मैंने लिखा है? इसके समय मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देने लगता है। क्यों दिखता है? क्योंकि दोनों राज्य यानी मुगल शैली में और दक्कन के राज्यों में आपस में चित्रों का आदान प्रदान शुरू हो गया था। ठीक है, मुगल शैली का प्रभाव दिखता है, दिखने लगता है। क्योंकि आप लिख लीजिएगा, क्योंकि दोनों शैलियों में चित्रों का आदान प्रदान दिखाई देने लगता है। क्या लिखा मैंने? दोनों शैलियों का आदान प्रदान दिखाई देने लगता है। कैसे पता चलता दिखाई देने लगता है? तो ये पता चलता है हमको तुजु के जहांगीरी में। आइए मैं बताता हूं क्या है।
तुजुक ए जहांगीरी में क्या दिखता है? ये किसकी पुस्तक है? तो आप कहोगे जहांगीर की। तुजुक ए जहांगीरी, या इसको कह सकते हैं जहांगीरनामा। क्या कह सकते हैं इसको हम? जहांगीरनामा। किसने लिखी है ये? तो कहेंगे स्वयं, इसको स्वयं जहांगीर ने लिखा था। इसको स्वयं जहांगीर ने लिखा था। जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी। इस तुजुक ए जहांगीरी ग्रंथ में, ध्यान देना, इस तुजुक ए जहांगीरी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जहांगीर ने, ध्यान देना, जहांगीर ने बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के पास, ठीक है, और कौन है किसके पास? इब्राहिम आदिल शाह के पास एक शबी भेजा था। इब्राहिम, मोहम्मद आदिल है, इब्राहिम आदिल शाह के पास नहीं, इब्राहिम आदिल शाह का पास नहीं, इसके पास भेजा था। इब्राहिम आदिल शाह का शबी भेजा था। कोई बता सकता है कि वो शबी लेकर के कौन आया था? स्पीकर ऑन करके बता करके बंद कर दीजिएगा। किसी को मालूम है कि वो शबी चित्र लेकर के कौन, जहांगीर ने किसको भेजा था? किसी को याद है तो मुझे बताया, नहीं तो मैं बताता हूं। इब्राहिम आदिल शाह, शबी मतलब व्यक्ति चित्र, किसका भेजा तो मैं बता देता हूं। भेजा था किसको? तो भेजा था चित्रकार फारूक को भेजा था। किसको भेजा था? जहांगीर ने जिस चित्रकार को भेजा था ये चित्र लेकर के, उस चित्रकार का नाम था फारूक। फारूक चित्रकार को भेजा था। ये किसका चित्र लेकर के आया था? इब्राहिम आदिल शाह का क्या था? व्यक्ति चित्र था। किसके पास लेके आया था? इब्राहिम मोहम्मद आदिल शाह के पास आया था। तो यानी इसके समय व्यक्ति चित्र अधिक बनते थे, क्लियर हो रहा है? इसके समय व्यक्ति चित्र अधिक बनते थे। अब क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो अगला शासक आएगा, उस अगले शासक का नाम है, हाँ एक बात और ध्यान दें कि इस शासक ने, मोहम्मद आदिल शाह ने, इसी शासक ने एक महल का निर्माण करवाया था। थोड़ा इसको जानने जल्दी से। इसने एक महल का निर्माण कराया था। इसने एक महल का, उस महल का नाम था आसार महल। आसार महल का निर्माण कराया। और इस महल पर इसने चित्रकारी करवाई थी। जो चित्रकार इटालियन थे। कौन थे? इटालियन थे। जो चित्रकार कौन थे? वो इटालियन थे। उन इटालियन चित्रकारों का नाम था, एक का नाम था जेरोनिमो। मैं बता देता हूं चित्रकार का नाम क्या था, इटालियन कलाकार का नाम जेरोनिमो और वेरेनियो। चित्रकार का नाम जेरोनिमो और दूसरा का नाम था वेरोनियो। ये दो इटालियन कलाकार थे जिनको बुला करके मोहम्मद आदिल शाह ने और महल को चित्रित करवाया था। किसका? आसार महल। तो ये विदेशी चित्रकार हुए कि नहीं है दोनों? तो इसी के समय हमें पाश्चात्य शैली का प्रभाव दिखने लगता है। यानी आदिल शाह के समय हमें पाश्चात्य शैली का प्रभाव
दिखाई देने लगता है। ठीक, इसका प्रभाव दिखता है, हमें इसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के समय मोहम्मद आदिल शाह के समय, इसी शासक के समय, मोहम्मद आदिल शाह के समय, मोहम्मद आसार महल सर कहाँ है ये? कौन सा? आसार महल दक्षिण भारत में बीजापुर में है। क्लियर हुआ? कहाँ है? बीजापुर में। बीजापुर बढ़ा रहे हैं ना, बीजापुर में। ये मोहम्मद आदिल शाह के व्यक्ति चित्र कहाँ है? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स, ये लिखेंगे आप। कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स में इसके चित्र सुरक्षित हैं। क्लियर हुआ? कहाँ सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स में चित्र, इसके व्यक्ति चित्र सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त यहीं पर प्रिंस ऑफ वेल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है। उस चित्र का नाम है रागनी श्री राग। क्या नाम है उसका? रागनी श्री राग। चित्र का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट चित्र, नोट कर लीजिएगा। रागनी श्री राग, ये चित्र एक ही है जो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में किसके समय का है? ये मोहम्मद आदिल शाह के समय का है। उस चित्र का नाम याद कर लें। आइए आगे हम बात करते हैं। अगला चित्रकार का नाम है, अगला जो शासक है उसका नाम है सिकंदर अली शाह। अगला शासक सिकंदर अली शाह। सिकंदर अली शाह शासक आया। इसके समय का एक बहुत ही प्रमुख चित्र है। उस चित्र का नाम है रागमाला। इसके समय का एक चित्र बना है, रागमाला का चित्रण हुआ। और ये चित्र कहां सुरक्षित है? तो ध्यान रखिएगा, ये चित्र है चित्रावली संग्रहालय। कहां सुरक्षित है? मैं लिख देता हूं, चित्रावली संग्रहालय, बड़ौदा। कहां है? बड़ौदा, गुजरात में सुरक्षित है। में सुरक्षित है। किसके समय का है? तो सिकंदर अली शाह के समय। कौन सा चित्र? रागमाला। केवल रागमाला की बात कर रहा हूं, रागमाला का चित्र हुआ था। और इसी के समय कागज के चित्र अधिक बनने लगे थे, जिसे स्फुट क्या कहते हैं? जिसे स्फुट चित्र कहते हैं। वर्तमान में ये चित्र हैदराबाद संग्रहालय हैदराबाद में सुरक्षित है या देखे जा सकते हैं। तो ये चित्र कहां है? हैदराबाद संग्रहालय में ऐसे चित्र हम देख सकते हैं। इसके बाद, इसी के बाद से सिकंदर अली शाह के बाद से बीजापुर में दक्कन शैली का पतन होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि मुगलों का अधिकार हो गया था इन पे। मुगल का अधिकार होने के कारण ये लगभग जो है इस शैली का पतन हो गया। लेकिन इस शैली में, यानी दक्कन शैली में, बीजापुर में बहुत सारे महल भी बने हैं। उन महलों पर भी नक्काशी चित्रकारी की गई है। ऐसे बीजापुर में कौन कौन से, आइए उनको लास्ट में देख लेते हैं। ठीक है, तो बीजापुर के, खास तौर से बीजापुर के भवन, हेडिंग क्या डालेंगे आप? बीजापुर के भवन। अब तो कर्नाटक में कहेंगे बीजापुर कहां है? बीजापुर। तो बीजापुर के भवन कौन कौन से हैं? एक तो नाम मैं बता ही चुका हूं, आसार महल।
ठीक है। दूसरा है भवन बीजापुर का दुर्ग, बीजापुर का किला। ठीक, अगला क्या है इसी तरीके से गोल गुंबद। कौन सा है बीजापुर में? गोल गुंबद, गोल गुंबद। और क्या है इसी तरीके से जामा मस्जिद, यहां की जामा मस्जिद। और क्या है इब्राहिम रोजा, इब्राहिम रोजा। और लास्ट है इसका क्या है संत मंजिला महल, संत मंजिला महल। इन सब में चित्रकारी व पच्चीकारी, पच्चीकारी बोलो तो नक्काशी, इसमें चित्रकारी व पच्चीकारी की गई है। तो ये आज आपका हो गया बीजापुर, जो दक्कन शैली यहां पर जो विकसित थी उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कंफर्म आएगा, आ सकता है, लेकिन आपको ये जानकारी पहले से ही रहे। ठीक है, बीजापुर पे या गोलकुंडा पे या अहमदनगर पे कोई ज्यादा इस पे चर्चा वर्चा नहीं करता है, लेकिन मैंने सोचा आप लोग को बता दिया जाए। तो चलिए, ये आपकी क्लास हो गई है। अब कल क्लास नहीं लेंगे, थोड़ी तबीयत अक्सर सही नहीं चल रही है, तो बाकी क्लास हम लोग परसों लेंगे। तो परसों हम आपको पढ़ाएंगे, दोनों हो जाएंगी। परसों आपको अहमदनगर और गोलकुंडा ये दोनों हो जाएगा, फिर मंगल से आपकी मुगल शुरू हो जाएगी। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।